जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सभी आपके लेसन नंबर 2 और 3 ये दोनों के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कि आपको कैसे लिखना है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप सभी के सारे डाउट्स को भी मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के साथ बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और कल में मैं आपको एक एमसीक्यू का एक पूरा वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 100-150 तक एमसीक्यू होंगे और उसी में से आपके सारे क्वेश्चन कॉमन देखने को मिलेंगे। सारे मतलब अधिकतर 24 में से 20 क्वेश्चन वहीं से कॉमन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी देखिए कि आपको आंसर कैसे करना है, नहीं करना है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, किस सम्मेलन में शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? तो पोट्सडम सम्मेलन। पोट्सडम सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पेरोस्ट्रोइका क्या है। मैं 24 के क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, एक ये नॉर्मल है। बेलग्रेड सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में। बेलग्रेड सम्मेलन क्या था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का यानी नेम का फर्स्ट सम्मेलन था, जो कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। नेम का पूरा नाम क्या है? हिंदी में इसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं और इंग्लिश में नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। याद हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है। नियो का पूर्ण रूप देखिए, यानी नियो का पूरा नाम क्या है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द्विध्रुवीय राजनीति का क्या आशय है? तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? द्विध्रुवीय राजनीति का अर्थ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर के मध्य आर्थिक, सैनिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव से है। नॉर्मल है, छोटा है, आसानी से याद हो जाएगा, हो भी जाएगा। मेरे साथ बोलिए, द्विध्रुवीय राजनीति का अर्थ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर के मध्य आर्थिक, सैनिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव से है। आपको इसमें बताना है यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है। बोले तो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। याद हो गया, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। हो सकता है ये एमसीक्यू में ही पूछ दिया, शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? तो मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्यवाद के प्रसार को रोकना। क्या था? साम्यवाद के प्रसार को रोकना। नॉर्मल आप लिखिएगा, ठीक है। मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या देखा, पढ़ लीजिए। मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में व्यापक दरिद्रता विसंगतता को दूर कर युद्ध से ग्रस्त क्षेत्रों का आर्थिक पुनर्गठन, ये नाम के लिए था, ठीक है। मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्यवाद के प्रसार को रोकना। आपको ये लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और ये मार्शल योजना कौन लाया था? तो अमेरिका के राष्ट्रीय सचिव जॉर्ज मार्शल ने लेके आया था। कब लेके आया था मार्शल योजना? 1947 में। कब लाया था? 1947 में। ये भी आप याद रखिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, पोट्सडम सम्मेलन में भाग लेने वाले दो नेताओं के नाम लिखिए। तो पोट्सडम सम्मेलन में भाग लेने वाले दो नेताओं के नाम क्या थे? चर्चिल थे, रूजवेल्ट थे और स्टॉलिन थे। ये तीन ही मैन थे जो पोट्सडम सम्मेलन में भाग लिए थे। पोट्सडम सम्मेलन में क्या हुआ था, जो ये लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को जीत लेते हैं, तो उसी का बंटवारा को लेकर ये सब सम्मेलन किया जाए। सम्मेलन का मतलब क्या है? मीटिंग है। क्या है? मीटिंग। नेक्स्ट देखिए क्या आपका क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले कौन कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। याद रखिएगा, हाँ। लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो जो हमारे उस समय पीएम थे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और पाकिस्तान के कौन थे? नवाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, शीत युद्ध में अपनाई गई किन्हीं दो पद्धतियों का उल्लेख करें। और आपको पता है आपको एग्जाम में बॉक्स कितना मिलने वाला है? इतना सा, इतू सा रहता ही है बॉक्स। और इसमें आपको तो पूरा आंसर नहीं लिख पाएंगे इतना बड़ा। आपको नॉर्मल आंसर क्या लिखना है इसमें? क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन पूछा है, शीत युद्ध में अपनाई गई किन्हीं दो पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी टू मेथड्स एडॉप्टेड इन कोल्ड वॉर। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? पहला आपका पॉइंट क्या होगा? पहला आपका पॉइंट होगा शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीति युद्ध जैसी थी, ये हुआ एक नंबर पॉइंट। दूसरा आप क्या लिखेंगे, इसमें दोनों पक्ष कूटनीति संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रु भाव रखते थे। बस हो गया, आपको इतना ही लिखना है, समझे? क्योंकि इतना आपको नहीं लिखना है। समझ गए ना? आंसर आपको कैसे लिखना है? पहला क्या हो जाएगा, शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीति युद्ध जैसी थी और इसमें दोनों पक्ष कूटनीति संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रु भाव रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्यूबा संकट कब घटित हुआ था? तो क्यूबा संकट 1962 में हुआ था। कब हुआ था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस? 1962 में। आपको बताना है कमेंट में कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के समय यूएसएसआर के प्रेसिडेंट का नाम क्या था, यानी वहाँ का पीएम जो प्रधान था वो कौन थे। साल्ट का पूर्ण नाम क्या है? तो स्टैटिक आर्म लिमिटेशन ट्रेटी, सामरिक अस्त्र सीमा संधि हिंदी में, और इंग्लिश में क्या है? स्टैटिक आर्म लिमिटेशन ट्रेटी। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, ग्लासनोस्ट क्या है? तो राजनीति और सामाजिक मुद्दे पर खुली चर्चा की सोवियत नीति को क्या कहते हैं? ग्लासनोस्ट कहते हैं। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर खुली चर्चा की सोवियत नीति को ग्लासनोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, किस सोवियत नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रचार की याचना की थी?
तो आपको नॉर्मल याद रखना है निकिता खुर्शचेव। किसने की थी? निकिता खुर्शचेव। याद रखें निकिता खुर्शचेव लड़के थे, लड़की नहीं। हाँ, तो क्या निकिता खुर्शचेव याद होगा आपको। नॉर्मल याद रखना है क्या? निकिता खुर्शचेव। किस सोवियत नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रचार की याचना की? तो आप आंसर में नॉर्मल लिख देंगे निकिता खुर्शचेव, तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। गुट निरपेक्षता की विचारधारा किस भारतीय नेता के मस्तिष्क का आविष्कार था? तो हम लोग का भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, ये नारा भी किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। ट्रूमैन सिद्धांत किसे कहते हैं? तो ट्रूमैन सिद्धांत किसे कहते हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं, जो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए दिया गया था। नॉर्मल आपको लिखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन द्वारा 1947 में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जो सिद्धांत दिया गया था उसे ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। याद हो गया? अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन द्वारा 1947 में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जो सिद्धांत दिया गया उसे ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिए ये वही राष्ट्रपति है जिसने आदेश दिया था जापान वालों जापान पर बम गिराने का, ठीक है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। वैमनस्य शिथिल्य तथा शीत युद्ध के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो ये दोनों के बीच में अंतर क्या है? तनाव में शिथिलता लाना, यानी तनाव में कमी लाना ही क्या है, ये दोनों का मेन अंतर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तनाव, शिथिलता और शीत युद्ध वास्तव में दो भिन्न परिस्थिति है। जब दो राष्ट्रों में संघर्ष हो तो वह शीत युद्ध कहलाता है। आपको ऐसे लिखना है, जब दो राष्ट्रों के बीच वैचारिक मतभेद होते हैं तो वह शीत युद्ध कहलाता है। जबकि दोनों राष्ट्रों के बीच सहयोगिता और विश्वास का माहौल पैदा हो तो उसे दिदांत या फिर तनाव शिथिलता कहते हैं। आपको आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। द्विध्रुवीकरण क्या है? अभी आया था ना ये क्वेश्चन, द्विध्रुवीकरण। तो इसका द्विध्रुवीयता या द्विध्रुवीकरण एक ही है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। गुट निरपेक्षता के एक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो आपको क्या करना है? पंचिल के सिद्धांतों को अपनाना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाना। ये आपका पंचिल में भी आ जाता है, गुट निरपेक्ष में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसका पॉइंट क्या है? विश्व के सैनिक गुटों से अलग रहना। विश्व के सैनिक गुट कौन कौन से थे? एक यूएसए थे और एक यूएसएसआर थे। कौन थे? यूएसएसआर। तो ये दोनों से अपने की दूरी बनाए रखना, ये भी क्या था? गुट निरपेक्ष की एक विशेषता थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो मेन माई बाप यानी जो गार्जियन किसको बोला जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोला जाता है। गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ पे होता है? बेलग्रेड में होता है। आपको ये भी याद रखना है। गुट निरपेक्ष के समय जो भारत के यानी हम लोग के इंडिया के जो पीएम थे उसका नाम क्या था? PJN, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडोनेशिया के कौन थे? डॉक्टर सक्रानो। और यूगोस्लाविया के कौन थे? मार्शल टिटो। घाना के कौन थे? वामे एनक्रुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। NAM यानी नेम का पूरा नाम क्या है? नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। आपको पहले ही बता दिया। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको उत्तर अटलांटिक संधि समझौता कहते हैं। तो इंग्लिश में ही आप याद रखें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। बहुध्रुवीय राजनीति से आप क्या समझती हो? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का बंटवारा जब दो से अधिक राष्ट्रों के बीच हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुध्रुवीयता कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का बंटवारा जब दो से अधिक राष्ट्रों के बीच हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बहुध्रुवीयता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र विदेशी नीति का निर्माण करना है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना करना है। सक्रिय वक्रिय नहीं लिखने से भी चलेगा, नॉर्मल आप क्या लिख दीजिए? स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना करना। वीडियो मजेदार तरीके से देखिए, स्किप मत करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मन करे तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये सब बात का बात है, ये बाद में कर लीजिएगा, पहले यहाँ पे आंसर याद कर लीजिए, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक प्रासंगिकता का उल्लेख करिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका इस बार आए। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता यह है कि आज भले ही द्विध्रुवीय राजनीति पर नस्लवाद, नव उपनिवेशवाद, आतंकवाद आदि के प्रति गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। आपको ऐसे ही लिखना होगा, ये आंसर को यहीं से यहाँ तक लिख दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। शीत युद्ध क्या है? क्या है शीत युद्ध? क्या है? शीत युद्ध कुछ पूछने वाला चीज़ है। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वैचारिक मतभेद हो तो उसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। या फिर जिस युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शीत युद्ध यानी कोल्ड वार कहते हैं। आपको बताना, देखिए शीत युद्ध शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया था वो कौन किया था? बर्नार्ड ब्रूच। कौन किया था? बर्नार्ड ब्रूच, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। लेसन नंबर आपका 2 से, यानी ये लेसन नंबर 3 है जो विदेशी नीति है, फॉरेन पॉलिसी। तो इसमें जो मैं 24 के क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, ठीक है।
मैं 24 के क्वेश्चन को स्किप करके आपका डायरेक्ट 23 वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, एनपीटी का पूर्ण रूप क्या है? नॉन प्रोलाइफरेजेशन ट्रीटी। याद रखिएगा। द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी ग्रंथ के ग्रंथकार यानी ऑथर कौन है? जोसेफ फ्रैंकवेल। द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये आएगा आपके एग्जाम में इस बार। सार्क की एक दुर्बलता को पहचान कीजिए। तो सार्क के सदस्यों के बीच आपसी संबंध सही नहीं है, यह सार्क की एक दुर्बलता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन कैसा आपको सब पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री ने आकार दिया था? नरसिम्हा राव। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति को किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो वो नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। सार्क गठित करने का प्रथम प्रस्ताव किसने दिया था? तो बांग्लादेश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ढाका में। कहाँ पे हुई थी? ढाका में, जो क्या है बांग्लादेश का अभी का राजधानी है, और वहाँ का करेंसी क्या है? टाका। क्या है? टाका। राजधानी ढाका और वहाँ का करेंसी क्या है? टाका। इतना समझ में आया। सार्क में अभी कितने देश है? तो सार्क में अभी आपके टोटल 8 देश है। कितने हैं? 8 देश है। ये 8वां देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। इससे पहले कितने थे? 7 देश थे। कौन थे? 7 देश। अफगानिस्तान कब बना सार्क का मेंबर? 2007 में। 2007, हाँ 2007 नहीं 6, 7 ही होगा शायद। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, सार्क के सदस्यों के नामों को लिखिए। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। याद हो गया? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तान एक साथ है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। सपाटा का पूरा रूप क्या है? साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटी। भारत की किस प्रधानमंत्री ने सन 1987 में भारत श्रीलंका शांति की स्थापना के लिए सहमति पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कौन थे उस समय? राजीव गांधी। याद रखिएगा। और उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? JR जयवर्धन। कब किया था ये इस पर हस्ताक्षर? 29 जुलाई 1987 को। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, MCQ बन सकता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या, बांद्रुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। इस सम्मेलन में क्या हुआ था? गुटनिरपेक्ष का बीजारोपण किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचशील के एक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो आप एक बोल सकते हैं क्या? अनाक्रमण। क्या बोल सकते हैं? अनाक्रमण, सीमा सुरक्षा। 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, सार्क के गठन के समय कितने राष्ट्रीय सदस्य के रूप में उपस्थित थे? तो 7। कितने थे? 7। अभी कितने हैं? 8। देखिए फिर क्या है, विदेशी नीति का दीर्घकालीन लक्ष्य कौन सा होता है? तो विदेशी नीति का दीर्घकालीन लक्ष्य अपने राष्ट्रीय हित की शर्तों एवं उसे सुरक्षित बनाए रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 2016 में जो पूछा गया है, पंचशील सिद्धांत की घोषणा किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। पंचशील सिद्धांत कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। किसके बीच हुआ था? तो इंडिया और चीन के बीच में हुआ था। इंडिया और चीन के बीच हुआ था। इंडिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चीन का नाम क्या था? चाओ एन लाई। नाम क्या था? चाओ एन लाई, मतलब चावल का लाई, चाओ एन लाई। समझ गए? देखिए लास्ट क्वेश्चन और आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है, CTBT का पूरा नाम क्या है? तो CTBT का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। रात को मैं आपको लेसन नंबर 4 और 6, 7, 8 का भी वो शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो ला दूंगा, और कल मैं आपको पूरा MCQ करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और थोड़ा सा हो सकता है साउंड ज़्यादा आया होगा इधर उधर, मैं थोड़ा यहाँ बाहर में वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अच्छे से पढ़िए, मज़ेदार तरीके से पढ़िए। जो भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आपके साथ हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप टेक्स्ट करिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।